डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे। आजकल हम लोग एक सीरीज़ देख रहे हैं ना, जिसमें कि हम कुछ आपको एमसीक्यूज़ देते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं या क्विज़ देते हैं, कुछ भी अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल पाए, चाहे वो मेडिकल के हो चाहे वो नर्सिंग के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 15 पॉइंट ही डाले हैं जो कि जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, एंटीसेप्टिक एज एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक जो होता है एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वृद्धि होती है, उसको रोकता है, यानी बढ़ने नहीं देता, जितने हैं उतने पे ही रोक लेगा, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है। और बैक्टीरियोस्टेटिस किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं जिसमें कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोका जाता है बिना उनको मारे हुए, बिना उनको किल करे हुए। बैक्टीरिया को बिना किल करे हुए उसकी ग्रोथ को रोकने की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेसिस। ठीक है। फिर है उसके अलावा है बैक्टीरियोसाइट्स, किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा एजेंट होता है जिसमें कि किल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि उसको बिल्कुल से किल कर देंगे। ठीक है। अब फिर क्रॉस इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यानी कि फैलता है किसमें, बिटवीन जो पैथोजन, जो पेशेंट इन्फेक्टेड विथ डिफरेंट पैथोजेनिक एजेंट, यानी कि जो बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं उससे जो पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है। एक से दूसरे को फैलना इन्फेक्शन का, ठीक है, उसको बोलते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सुनने के लिए होती है, किसको? अपाइकल पल्स को। स्टेथोस्कोप की हेल्प से अपाइकल पल्स को क्या किया जाता है? अस्कल्टेट किया जाता है, यानी कि सुना जाता है। ठीक है। डिसइंफेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंकरेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है। कंकरेंट और डिसइंफेक्शन और टर्मिनल क्या होता है वो मैं आगे इसमें मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा। ऑटोक्लेविंग जो होते हैं वो उस को क्या बोलते हैं? स्टेलाइजेशन बाय द स्टीम अंडर प्रेशर, यानी कि ऑटोक्लेविंग क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर के द्वारा जो स्टीम होती है उसको बना के जो भी सामान होता है, उस आर्टिकल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लिनन होते हैं, उसको स्टेराइल किया जाता है। उसी मेथड को क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मेथड होता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। इसमें जो होते हैं इसी मेथड को इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। व्हेन द डिसइंफेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड आर्टिकल एंड द डिस्चार्ज, जब जो है कंटामिनेटेड आर्टिकल और जो डिस्चार्ज बॉडी फ्लूइड का है, यानी कि बॉडी से कोई डिस्चार्ज आ रहा है जो कि इन्फेक्टेड है, और कोई इंस्ट्रूमेंट जो पर्सन के लिए यूज़ किए गए वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उसको क्या करना होता है? मतलब बीमारी के द्वारा, यानी कि जब वो बीमार था पर्सन तो बॉडी से उसके कोई डिस्चार्ज आया हुआ है या उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, आर्टिकल यूज़ किए गए हैं, तो उसको क्या करना है? उसको उसी समय इमीडिएटली क्या कर देना है? डिसइंफेक्ट कर देना है। डिसइंफेक्ट कर देना है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? कंकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसको उस डिसइंफेक्शन को क्या बोलते हैं? कंकरेंट डिसइंफेक्शन। और वहीं पे जब इन्फेक्शन जो होता है वो कंटामिनेटेड आर्टिकल और बॉडी डिस्चार्ज जो होता है वो आफ्टर डिस्चार्ज और पेशेंट डेथ, यानी कि पेशेंट की डेथ हो गई या फिर वो ठीक होके चली गया घर, और उसके जाने के बाद जो उसके यूज़ किए हुए आर्टिकल थे या उसके बॉडी का भी जो भी डिस्चार्ज आउट हुआ होगा लिनन में या मैट्रेसेस में, ये तो उसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट करना। ठीक है। ताकि दूसरे पर्सन के लिए उसको रेडी किया जा सके, उस वार्ड को, उस यूनिट को, उस बेड को। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टर्मिनल कंटामिनेशन। ठीक है, सॉरी, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, सडन और रैपिडली रिटर्न टू अ नॉर्मल कंडीशन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज टर्म एज क्राइसिस। ठीक। तो क्राइसिस किसे बोलते हैं? जब क्या होता है कि जब रैपिडली, अचानक से और बहुत जल्दी ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है कोई भी पर्सन, किससे? जब उसको हाई पायरेक्सिया था, मतलब उसको ज़्यादा फीवर था, हाई पायरेक्सिया था, या फिर हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक बुखार या ज़्यादा बुखार था, तो पेशेंट क्या हुआ, जो भी पर्सन था वो बहुत शॉर्ट समय में ही क्या हुआ, अपनी नॉर्मल कंडीशन में जल्दी से वापस आ गया और बहुत जल्दी रिटर्न हो गया, उस टर्म को क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है। और क्राइसिस फीवर। उसके बाद हो गया अब फैब्रिक, जो फिब्राइल कंडीशन इन विच डिफरेंट बिटवीन मॉर्निंग आवर्स टेम्परेचर और इवनिंग आवर्स टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री विदाउट रीचिंग द नॉर्मल टेम्परेचर इज टर्म एज टर्मिनल
टर्मिनेंट फीवर। टर्मिनेंट फीवर किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में इसके टेम्परेचर, जो पेशेंट होता है मॉर्निंग आवर्स में भी उसके और इवनिंग आवर्स के टेम्परेचर में 2 डिग्री का फ़र्क रहता है, डिफरेंट आएगा विदाउट नॉर्मल में पहुँचे हुए, ठीक है, तब उसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। मॉर्निंग में कुछ रहेगा और इवनिंग में कुछ रहेगा, दोनों में 2 डिग्री का फ़र्क रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल में नहीं पहुँचेगा, नॉर्मल टच नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। यहाँ पे हिंदी भी देख लीजिए। ज्वर की वह स्थिति जिसमें सुबह के तापमान और शाम के तापमान के बीच का अंतर सामान्य तापमान तक पहुँचे बिना 2 डिग्री से अधिक हो, उसे विमोचन हिंदी में होगा, इसको आप छोड़ दीजिए, रेमिटेंट याद करिए, ज्वर कहते हैं, यानी कि रेमिटेंट फीवर कहते हैं, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, ऑटोक्लेविंग कंटेंट 2 चैम्बर। अभी हमने ऑटोक्लेव पढ़ा था ना, तो ऑटोक्लेव में 2 चैम्बर होते हैं अगर पूछे तो। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो आउटर चैम्बर होता है, और जो सेकंड होता है वो इनर चैम्बर होता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, लिनन होते हैं, मेटेरियल, जो भी चीज़ आपको स्टेराइल करनी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या किया जाता है, स्टेराइल करने के लिए शुड बी प्लेस इन इनर चैम्बर। तो इनर वाले चैम्बर में उसको रखा जाता है। एक तो हो जाता है बाहर का चैम्बर, और एक उसी के अंदर का चैम्बर, तो अंदर वाले में रखते हैं, ठीक। Then, if the oxygen is being administered by the nasal catheter, अगर nasal catheter के द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही है, तो then the nasal catheter should be changed। तो nasal catheter को क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है, at least after every 8 hours, यानी कि हर 8 घंटे के बाद जो nasal catheter है उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है, अगर उसको nasal catheter से ऑक्सीजन दी जा रही है। अब क्यों करना चाहिए? प्लगिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कैथेटर, क्योंकि जो ओपनिंग होती है कैथेटर की, वो क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, किससे, म्यूकस से, विद द म्यूकस, ठीक है। तो मे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, जिससे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो रुक सकता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदी में भी, कैथेटर के मुंह में बलगम जमने से ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बिफोर कोलोस्टमी इरिगेशन सम ड्रॉप ऑफ द ऑयल शुड बी अप्लाई इनटू द स्टोमा ऑफ द कोलोस्टोमी, यानी कि जो कोलोस्टोमी की जो ओपनिंग होती है उसको स्टोमा बोलते हैं। तो जो कोलोस्टोमी का जो स्टोमा होती है उसमें क्या करना चाहिए, कुछ ड्रॉप जो होती है ऑयल की डालनी चाहिए कोलोस्टमी में इरिगेशन करते समय। तो इससे क्या होगा, यानी कि उसकी सफाई कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि इट विल हेल्प टू इवाकुएट ऑफ बावल। तो जो इसकी मदद से क्या होगा, इजीली जो बावल होता है वो बाहर आएगा, बाहर आने में उसको मदद मिलेगी। तो थैंक यू गाइज फॉर watching this video. Please do like, share, comment and subscribe this channel. फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और ज़रूर से लाइक करते हुए जाइए, जो कि आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी करिए। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू।